हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स हो रहे थे और काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोग एक यहाँ चैप्टर यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का लेकर के आने वाले हैं, जिसका नाम है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो चुके हैं, आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज का ये जो चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है और क्या हमें वहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो अगर आप खुद देखो ऐसा लग रहा है ये दो नाम से मिलकर के बना हुआ ना। एक टर्म है जिसका नाम है इलेक्ट्रो और एक दूसरा टर्म है जिसका नाम है क्या यहाँ पर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो टर्म्स कहाँ से लिया गया है, और एक चीज़ मैंने आपको हमेशा से बताया है, फिजिकल केमिस्ट्री का अगर कोई भी चैप्टर है वहाँ पर हमें कोई ना कोई कैलकुलेशन, कोई ना कोई हिसाब हमेशा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे कि थर्मो केमिस्ट्री पढ़े थे, तो थर्मो मतलब हीट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। हीट का किसी केमिकल रिएक्शंस के साथ क्या रिलेशंस होगा। ठीक है, अब से पढ़ते थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस, काइनेटिक्स मतलब रेट, तो किसी भी रिएक्शंस का रेट। तो ऐसे यहाँ पर बात करते हैं कि ये चैप्टर जो है इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो टर्म जो आया है था कहीं और से नहीं आया है, ये आया है इलेक्ट्रिसिटी से। किससे आया भाई? इलेक्ट्रिसिटी से आया है। और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। तो कहने का मतलब किसी केमिकल रिएक्शन का और इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम यहाँ पर रिलेशन देखने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी से और केमिकल रिएक्शंस का आपस में क्या रिलेशंस वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री उनको कैसे जोड़ता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर दो प्रोसेस हमें मेनली देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मतलब ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शंस होती रहेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, थर्मो में आपको पता होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता था। ठीक है, एनर्जी का ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केमिकल एनर्जी भी क्या हो जाती है? एक एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो यहाँ पर हम चाहे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बोले या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा भी प्रोसेस हमें देखने को मिल सकता है। तो पहला जो प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में भाई? अब बताओगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होगी, मैं आपको अभी से बता दूं, वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होगी। मतलब पूरा सेटअप बना दो, उसमें और कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन खुद से होती रहेगी। और अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तो बताओ तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। और एक दूसरा प्रोसेस भी हम यहाँ पर सीखेंगे, वो क्या होगा बताओ? इस बार सेकेंड प्रोसेस जो यहाँ पर होगा, वहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा भैया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ऐसे दो प्रोसेस हम देखने वाले हैं। एक होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी। और दूसरा क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे दो प्रोसेस हम देखेंगे। और याद रखना, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होगी, मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी दे करके कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिसिटी से कोई केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस कराएंगे जो खुद से नहीं हो सकती थी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू किए तब हो रही थी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी देना बंद किया तो रुक जाती है, फिर से दिया फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस आप देखेंगे वो कैसा होगा भैया? अब बताओगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। और कोई प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, पूरा पूरा थर्मो में लास्ट में आपको बताया था डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ऐसा, पूरे चैप्टर में यही घूम फिर के दिखेगा, या तो केमिकल रिएक्शन से कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराएंगे या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी देकर के केमिकल रिएक्शंस कराएंगे। और ये भी मैं आपको यहीं पर बता दूं, इस बात को समझने के लिए पहला वाला टाइप का रिएक्शंस या फिर पहले वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी मैं किसी सेल की मदद से आपको समझाऊंगा, और दूसरा वाला जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ पर उसको भी समझाने के लिए मैं किसी न किसी सेल की मदद से ही आपको समझाऊंगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पूरा समरी यहाँ पर यही है कि इसी पे जुड़े हुए और इसके अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे वो सारी स्टडी यहाँ पर की जाएगी। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है। आपको कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the study of production of electricity from energy released during the spontaneous chemical reaction। कह रहे हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, और दूसरा एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस होगी और उसकी एनर्जी को हम क्या करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरा कोई ऐसी रिएक्शंस होगी जो खुद से नहीं होती, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है कि अब बताओगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी से दे करके उसकी केमिकल रिएक्शंस करा देते हैं। और कैसी रिएक्शंस कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, जो नॉन स्पॉन्टेनियस खुद से नहीं होती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो होने लगती है। तो अब मैं आपको यहाँ पर पहला प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूँ, फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, और पहला प्रोसेस जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, पहला प्रोसेस का मतलब कौन सा प्रोसेस बताओ, क्या बताया आपको, फर्स्ट वाला क्या बताया था। अब बताओगे यहाँ पर केमिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, ऐसा कुछ होगा। और इस बात को समझाने के लिए हम एक सेल उठाएंगे जो गैल्वेनिक सेल या फिर इसको वोल्टेइक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की मदद से ये पूरा टॉपिक समझेंगे, आखिर कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होकर के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगे। ठीक है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको पता हो कोई भी सेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, बैटरी वगैरह सेल, सब के सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। बताओ अब क्या हो जाता है कि हम उसको चाहे चार्ज करके रख लेते हैं, या फिर वैसे भी आते हैं कुछ लोग जिनको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती और कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद फिर क्या हो जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, केमिकल ही भरे तो रहते हैं। और फिर उसी से हम क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं, इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आखिर कोई शेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आखिर उसमें क्या होता है, कैसे वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो जाता है कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हो खुद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वहाँ से बल्ब जलाते हैं या फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं एक गैल्वेनिक सेल की मदद से आपको समझाऊंगा, तो आप इसको समझें। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सेल ही से स्टार्ट करता हूँ, गैल्वेनिक सेल। और इसमें मैं आपको खुद बना के दिखा रहा हूँ गैल्वेनिक सेल, क्योंकि इसमें बना हुआ है, लेकिन मैं आपको जैसे बनाता रहूँगा वैसा देखते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर सेल का सेटअप बनाऊँगा गैल्वेनिक सेल में, एक डेनियल सेल है उसका एग्जाम्पल है। तो गैल्वेनिक सेल को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, हर कोई इसको अच्छे से समझेगा। देखो गैल्वेनिक सेल जिसका एक एग्जांपल है, गैल्वेनिक सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सेल बनाए जाते हैं जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, वोल्टेइक सेल होते हैं। उसमें से एक डेनियल सेल है, उसका हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर जैसे जैसे मैं बताते चल रहा हूँ ऐसे साथ देखते चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो पहले पूरा सेटअप बनने तो उसके बाद नोट करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो बीकर ले लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक और ये दूसरा बीकर ले लें, ऐसे दो कंटेनर बोले या फिर बीकर बोले। अब इसमें क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेटल की रॉड है उसको डिप करते हैं और यहाँ पर एक साल्ट का सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, और दूसरे साइड भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेटल की रॉड लेंगे और यहाँ पर एक साल्ट का सोल्यूशन होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर जो मैंने साल्ट का सोल्यूशन डाला है वो कोई और नहीं है, एक्वस ZnSO4 जिंक सल्फेट है। और यहाँ पर जो मैंने साल्ट का सोल्यूशन भरा था
वो है एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4। एक एक चीज़ें जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे देखते जाओ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, 2 बीकर लिया, एक में क्या किया, जिंक सल्फेट भर दिया, एक में कॉपर सल्फेट, फिर इसमें एक रॉड डालते हैं। और आपको मैं बता दूं ये रॉड किसी और का नहीं, किसका रॉड है, जिसके साल्ट का सोल्यूशन, किसके साल्ट का, जिंक के साल्ट का सोल्यूशन। ये रॉड किसका आपको बताइए, जिंक का है, जिंक सॉलिड। ये किसका, कॉपर सल्फेट था। तो यहाँ पर ये जो रॉड बनाया गया वो किसका रॉड लिया गया, वो कॉपर सल्फेट, कॉपर का है। तो कहने का मतलब जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हमने जिंक की रॉड डाली एकदम, मतलब कि सॉलिड फॉर्म, ठीक, इसलिए सॉलिड। और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन हमने किसको डाल दिया बताओ, कॉपर की रॉड को डाल दिया। आज समझ रहे। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं ये समझो। अब ये जो दोनों मेटल की रॉड हैं, ठीक है, एक हाफ शेल, यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं एक कंटेनर, उसके बीच में एक आपने देखा रॉड डाला गया मेटल की, यहाँ पर ऐसे। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये राइट हैंड साइड वाली घटना है, राइट हैंड साइड वाला बीकर आपका राइट RHS, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ठीक है ऐसे। अब क्या हो जाता है, इन दोनों को, ये जो यहाँ पर मेटल की रॉड है इसको एक्सटर्नली किसी बल्ब से जोड़ सकते हैं या फिर किसी वोल्ट मीटर वगैरह से जोड़ सकते हैं जो इसका वोल्टेज नफा वहाँ पर बता पाए। ठीक है, अभी सेटअप तैयार नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये दोनों अगर देखा जाए, ये और ये दोनों को हमने एक्सटर्नली तो जोड़ दिया, लेकिन अब इनको इंटरनली जोड़ते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रिज लाते हैं, ऐसे यू शेप का एक ब्रिज नुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको यहाँ पर ऐसा डाल देते हैं और इसके अंदर कुछ केमिकल भरे होते हैं। सबका समय आएगा तो तब उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, कौन केमिकल है, क्यों है, किसकी वजह से है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे होता है। और याद रहे, जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ पर इसको जोड़ दिया और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज इसको बोला जाता है। हम साल्ट ब्रिज जो यू शेप का होता है, साल्ट ब्रिज, ठीक है, इसको डाल देते हैं। और डालते ही तुरंत यहाँ पर पता चलता है कि हमारे वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन होने लगता है। अगर आपने यहाँ पर बल्ब लगाया तो बल्ब जलने लगेगा। बताओ, आप क्या बाहर से कोई इलेक्ट्रिक सोर्स लेके आए? ठीक है, ऐसा तो नहीं कहीं से तार खींच के लेके आए, उसके बाद तब जाके बल्ब जला रहे। आपने क्या किया बताओ, आपने क्या किया? अगर आप बल्ब लगाएंगे बल्ब जलने लगता है। आखिर ऐसा क्या कर दिया यहाँ पर? तो आपने कहा कि बस हमने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर लिया और एक बीकर ये लिया, 2 बीकर, इसमें जिंक सल्फेट मैंने उठाया, ठीक है, उसको डाल दिया, इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पता है, हम यहाँ पर जिंक की रॉड को इसमें डाल दिए, इसमें कॉपर की रॉड को डाल दिए, ठीक है, और इनको बाहरी एक सर्किट से, एक वायर की वजह से यहाँ पर एक वोल्ट मीटर वगैरह से जोड़ देते हैं। फिर इंटरनली यहाँ पर एक क्या हो जाता है कि एक शॉर्ट ब्रिज नाम का स्ट्रक्चर होता है, इससे इसको जोड़ देते हैं। शॉर्ट ब्रिज क्या कर जाता है, जैसे आपको पता है करंट का फ्लो तो तभी होगा ना जब एक्सटर्नली और इंटरनली वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, ये पूरी सर्किट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एक दूसरे को बाहर भी टच कर रहे हैं और अंदर से भी टच कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे सर्किट कंप्लीट होती है, अब देखते हैं बल्ब जलने लगता है, या फिर आपने कोई वहाँ पर मीटर वगैरह लगाया है तो मीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है। अब सवाल आता है कि मीटर में डिफ्लेक्शन तो वैसे करंट के फ्लो की वजह से होता है, तो यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हो गया, कैसे क्या क्या हो गया कि यहाँ पर करंट बहने लगा? तो अब उसी को मैं समझा रहा हूँ। आप देखो, अभी तो मैंने केवल सेटअप बनाया, बताओ सेटअप में कोई दिक्कत किसी को? राइट साइड में क्या, जिंक सल्फेट, जिंक की रॉड, राइट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कॉपर सल्फेट, कॉपर की रॉड, एक्सटर्नली वहाँ पर जोड़ दिया और इसको इंटरनली कनेक्ट करा दिया शॉर्ट ब्रिज से। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हुआ क्या आखिर ऐसा कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगी। देखो, जब यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट किया गया, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो जिंक की रॉड है ना, जिंक की रॉड से क्या हो जाता है, यहाँ पर Zn2+ आयन निकल के सोल्यूशन में कूदने लगे। ये जिंक की जो रॉड थी उसे Zn2+ आयन निकल के सोल्यूशन में आने लगे। क्या होने लगे, सोल्यूशन में आने लगे। कुछ ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, इस साइड वाले में क्या हो जाता है, ये जिंक की जो रॉड थी, यहाँ पर जिंक की रॉड जो सॉलिड फॉर्म में थी वो क्या कर रही है, अपने अंदर से पता है Zn2+ आयन वो निकाल रहे, और कहाँ पर आयन आ रहे हैं, सोल्यूशन में, यहाँ पर जहाँ पर ZnSO4 पड़ा तो उसी में आके कूदने लगते हैं। और आपको पता है जिंक से Zn2+ बनने का मतलब वो कितना, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहा होगा। तभी बताओ Zn से Zn2+ अपने आप थोड़ी नहीं बच जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सवाल आता है, चलो Zn ये जो सॉलिड है ये Zn2+ निकाल रहा है, वो सोल्यूशन में आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है?
तो अब बताओ ये जो इलेक्ट्रोड है इसी मेटल की रॉड के ऊपर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसे Zn2+ वहाँ पर बनता जा रहा है, यहाँ पर इकट्ठा होने। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगते हैं तो हमेशा आपको पता है कोई भी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। तो जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं कब तक यहाँ पर इस मेटल की रॉड पर रहेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मेटल की रॉड इस एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए अगर आप देखें एक कॉपर की रॉड के ऊपर पहुँचने लगते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या घटना घटेगी अगर हम ध्यान दें, कॉपर की रॉड पे आकर के यहाँ पर इकट्ठा होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जब मैंने कॉपर सल्फेट इस लिक्विड को यहाँ पर इसके अंदर डाला, यहाँ पर बीकर में, तो कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है ना भाई, देखो ये एक्वस फॉर्म है, तो मतलब पानी है, वहाँ पर पानी भी है और ये भी है। तो ये टूट गए होंगे किसमें, Cu2+ एक्वस, और अब बताओगे SO4 2- में, ऐसे टूट गए। सारी चीज़ें आप लगातार देखते रहेंगे तभी समझ में आएगा। तो कॉपर सल्फेट टूट गया Cu2+ और SO4 2- में। अब Cu2+ टूट करके यहाँ पर सोल्यूशन में ऐसे पड़ा हुआ है, SO4- भी है यहाँ पर, दोनों लोग हैं। मैं Cu2+ को दिखा रहा हूँ ऐसे। अब Cu2+ जब यहाँ से देखता है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या कर जाता है, ये दो इलेक्ट्रॉन ले करके इसी मेटल के ऊपर बैठने लगता है। आया समझ में? ये Cu2+ कहाँ से आया था, जो हमने यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन भरा था, इसी की वजह से इस पूरे सोल्यूशन में कॉपर 2+ आयन इस सोल्यूशन में घूम रहे थे। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, इसको दिखाई दिया, ये खुश हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कुछ घटना ऐसी हुई, राइट हैंड साइड में Cu2+ एक्वस जो था, ठीक है, वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, जिंक वाले रॉड से चलते चलते यहाँ पर आ रहा है। और दो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद आपको पता है क्या हो रहा है, ये कॉपर सॉलिड बन करके इस मेटल की रॉड के ऊपर ऐसे बैठता जा रहा है, ऐसे बैठता जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए, ये बताओ Zn से Zn2+ हो जाना, इस प्रोसेस को अगर मैं कहूँ क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो, बताओ। ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कॉपर का Cu2 से 0 हो जाना क्या कहलाता है, अब बताओ। ये तो रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि जिंक अपना ऑक्सीडेशन करके क्या करता है, Zn2+ आयन को सोल्यूशन भेजता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसको क्या करता है, वहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ भेजता है। और यहाँ पर कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को क्या कर देता है, रिड्यूस करता चला जाता है, जिससे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर उसकी खपत होने लगती है। आ समझ में? और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट देखने को मिलता है, यहाँ से चलते चलते इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है, ठीक, ऐसा कुछ हो रहा है। और आप सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलने लगता है, करंट। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगता है। इसका मतलब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाती है और करंट बहने लगती है। जाहिर सा अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो करंट का फ्लो होता है। तो आप बताओ कि करंट का फ्लो होने लगता है, और करंट का फ्लो होने लगता है तो आपका जो बल्ब है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है वो चलने लगता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें, ये जो मेटल की रॉड है इसमें बड़े इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर Zn2+ बनता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता जा रहा है। ये मेटल की रॉड इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता है तो यहाँ पर आपको नेगेटिवली चार्ज दिखने लगता है। कैसे, नेगेटिवली चार्ज दिखने लगता है। और आपको दिख रहा है अगर इसकी तुलना में इस मेटल रॉड की तुलना की जाए तो यहाँ पर आपको इसकी तुलना में कम इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यूज होता चला जा रहा है। और इसके रेस्पेक्ट में ये आपको कैसा दिखेगा, पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा। तो अब आपसे पूछा जाए जिंक का जो मेटल है वो कैसा चार्ज आपको दिख रहा है, नेगेटिवली चार्ज, और कॉपर का पॉजिटिवली चार्ज। ये जो मैं बार बार रॉड बोल रहा हूँ यहाँ पर, एक्चुअली में इसका एक सही नाम बोला जाए तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो अब अगर कभी बोला जाएगा, हम कहेंगे ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और अब इनको एक नाम भी दिया जाता है, इन्हीं में से किसी एक को एनोड कहा जाता है, किसी एक को कैथोड कहा जाता है। तो याद रखना, एनोड पे ऑलवेज, ये हर किसी को पता होना चाहिए, AOCR से हम इसको याद कर सकते हैं। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर बताओ Zn2+ से ये Zn में जा रहा है, Zn0 से Zn2+ में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
और ये 2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे एनोड कहेंगे। इसका मतलब ये जिंक की रॉड किस इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, एनोड, और कॉपर की रॉड किसकी तरह काम कर रहा है भाई, अब बताओगे कैथोड। ऐसा कुछ यहाँ पर हो। तो अब आप यहाँ पर यही कहोगे, ठीक है, जिंक किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर बताओगे एनोड की तरह, और कॉपर कर रहा है किसकी तरह, कैथोड की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना था, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं, क्या ये कोई सेल है, अगर यहाँ पर क्या ये सेल है, नहीं। आप बताओ कि जब ये दोनों मिलते हैं तब जाकर के एक सेल तैयार होता है। लेकिन अगर देखा जाए तब तो अगर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आधा सेल एक आधा सेल ये दोनों मिल करके कंप्लीट सेल बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस सेल को अगर हम नाम दें, इस सेल को अगर नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है, यहाँ पर इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि इस सेल में क्या हो रहा है, हाफ सेल में ऑक्सीडेशन की घटना घट रही है, और यहां पर रिडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, दूसरा क्या हो जाता है, रिडक्शन हाफ सेल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहां पर होता है, आया समझ में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो ये दोनों मिल करके तब एक कंप्लीट सेल बनाती है, ठीक है। ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट सेल बनाती है, और करंट का फ्लो हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है यहाँ पर, और जा करके यहाँ पर कॉपर पे जाता है, कॉपर पे Cu2+ आयन जो सोल्यूशन थे जाकर के यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें तो आपको दिख गई कि हाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा परिचय हम करने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। किसके ऊपर, सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या काम करता है। पहला काम तो यहाँ पर क्या हो जाता है बताओगे, ये सर्किट को इंटरनली कंप्लीट करता है। अगर आप पूरा सब कुछ सेटअप, आप सॉल्ट ब्रिज को निकाल दो, आप देखेंगे बल्ब नहीं जलेगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि सर्किट नहीं कंप्लीट होगी ना, रुक जाएगा। और साथ ही साथ क्या इसका केवल यही काम है सर्किट को कंप्लीट करना, एक और इंपॉर्टेंट काम है। देखो अभी अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन भरा गया था शुरू में, ZnSO4, और वो भी एक्वस मीडियम में। और आपको पता है एक्वस का मतलब यहाँ पर आपको बताइए Zn2+ प्लस SO4 2- में ये भी टूटे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। एक्वस फॉर्म में तो मतलब अपने आयंस भी टूट रहे हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट टूटा था किसमें, CuSO4, किसमें टूटा था, Cu2+ SO4 2- में। वैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, ZnSO4 भी Zn2+ SO4- में टूटा था, ठीक है। और साथ ही साथ इस रॉड से निकल करके Zn2+ सोल्यूशन में कूदते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, आप खुद सोचो कि अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे सोल्यूशन में ऐसा नहीं लग रहा है पूरा सोल्यूशन Zn2+ से भर जाएगा। और Zn2+ का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि Zn2+ अगर भरता जाएगा यहाँ पर, तो मतलब कि हम पॉजिटिव चार्ज से पूरा का पूरा सोल्यूशन भर जाएगा। अब अगर फर्दर कोई और Zn2+ चाहेगा कि हम सोल्यूशन में जाके Zn2+ कूदे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उपस्थित पहले से जो Zn2+ के चार्ज हैं वो उसके ऊपर रिपल्शंस लगाने लगेंगे, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे कि अगला फर्दर कोई Zn2+ सोल्यूशन में आए, मतलब उस पर रिपल्शंस लगाएंगे। अगर रिपल्शंस लगाएंगे तो अब फर्दर Zn2+ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से बहुत सारे Zn2+ आकर के उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिपल्शंस लगा देंगे कि अब Zn2+ सोल्यूशन में उतर नहीं पाएगा। अब सोल्यूशन में नहीं उतरेगा तो क्या हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं। जब तक Zn से Zn2+ नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा नहीं, और यहाँ से यहाँ पर जाएगा नहीं, तो अब बताओगे फिर क्या हो जाता है, यहाँ से Cu2+ Cu में जाएगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट अपने आप थोड़ी ना बनेगा, ये समस्या हो जाएगी। एक समय आएगा Zn2+ से पूरा का पूरा बीकर भर जाएगा। और इधर क्या समस्या आएगी, इधर समस्या ये आएगी, चलो Cu2+ वाला तो क्या कर रहा है, यहाँ पर रॉड के ऊपर जाकर के बैठता जा रहा है कि नहीं भाई। Cu2+ क्या कर जाता है, एक्वस कॉपर सल्फेट लिए थे, कॉपर वाला आयन जा करके यहाँ पर बैठता जा रहा है। तो सल्फेट वाले आयन का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बेचारे इसी सोल्यूशन में घूम रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत सारे Cu2+ आयन जाकर इस पे बैठ जाएंगे, तो अब जो सल्फेट आयन होंगे यहाँ पर SO4 2-, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये बचे हुए कुछ कॉपर आयन जो सोल्यूशन में बचे होंगे उनको चारों तरफ से कवर कर लेंगे, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। तो कई यहाँ पर सल्फेट आयन कॉपर वाले आयंस को कवर कर लेंगे चारों तरफ से।
जब वो कवर कर लेंगे कि अब बाई चांस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच भी गया तो अब कॉपर को इलेक्ट्रॉन लेने ही नहीं देंगे, इतना ज़्यादा उसको चारों तरफ से सारे सल्फेट आयन, उनको पता है कि अगर यहाँ पर सबके सब चले जाएंगे, अकेले एनायन क्या करेंगे सोल्यूशन में, है कि नहीं, अकेले क्या करेंगे, सबसे कैटायन चले गए वहाँ पर डिस्चार्ज हो गए, तो वो लोग यही दिमाग लगाएंगे वहाँ पर कि अब कैसे भी करके इस Cu2+ आयन को इस रॉड पे नहीं जाने देना है, तो मतलब क्या करें, उसको चारों तरफ से कवर करने लगे। तो अब ऐसी समस्या आएगी क्योंकि यहाँ पर एनायन बहुत ज़्यादा हो जाएगा SO4 और यहाँ पर कैटायन ज़्यादा हो जाएगा, और कुछ समय के बाद अगर हम वहाँ पर कुछ जुगाड़ नहीं करेंगे तो आपका जो बल्ब जला था धीरे 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 वो फिर से बुझ जाएगा। तो अब उसी के लिए यहाँ पर जो सार्ट ब्रिज का यूज़ किया गया, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया भाई बताओ, आप बताओगे, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर फिल कर दिए जाते हैं। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए गए हैं जो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक Zn2+ आएगा तुरंत के तुरंत यहाँ से एक एनायन रिलीज कर दिया जाएगा। लगभग उसकी स्पीड जितनी तेजी से Zn2+ सोल्यूशन में कूदेगा इस रॉड से, उतनी तेजी से ये सॉल्ट ब्रिज एक एनायन डालेगा जिससे कि वो कैटायन को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर जैसे एक Cu2+ रॉड पे बैठा, तुरंत के तुरंत वहाँ पर एक कैटायन भेज दिया जाएगा जिससे कि वो वहाँ पर SO4 को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ऐसा काम वो करता जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पूरे सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर रहेगा कि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन रहेगी, मतलब यहाँ पर भी कोई भी चार्ज एक्सेस नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कोई चार्ज एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब सार्ट ब्रिज के यहाँ पर दो काम, पहला तो यहाँ पर सर्किट को इंटरनली कनेक्ट करता है, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे वो क्या कर जाता है, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर भरा जाता है जो क्या करेगा, वहाँ पर उस सर्किट को क्या करता है, यहाँ पर पूरा उसको वहाँ पर यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या कर जाता है, बताओगे, यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने का भी काम करता है। तो ऐसा सब कुछ यहाँ पर होता है। तो आप पूरी रिएक्शंस के दौरान आप देखते हैं यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन की जब बात आएगी तो आप बताओगे, अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर आप बताओगे प्रोसेस जो हुआ है, यहाँ पर Zn सॉलिड पहुँच गया किसमें, Zn2+ में +2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। और रिडक्शन हाफ सेल की बात करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड पाया जा रहा है इनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बताओगे, Cu2+ वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर सॉलिड बनाता चला जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम जोड़ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ पर देखेंगे Zn सॉलिड और कौन बच रहा है यहाँ पर, Cu2+। आयंस को हम एक्वस लिखते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन में रहता है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पर बनाएगा Zn2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर बना है। और कहने का मतलब यहाँ पर करंट के फ्लो के लिए, ठीक है, जो रिएक्शन जिम्मेदार है, ना तो अकेले ये है ना तो अकेले ये, दोनों मिल करके ही जिम्मेदार हैं। और आप बताओगे इसीलिए यहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है भाई, एक रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से करंट का फ्लो वहाँ पर होता है, जो आपको वहाँ पर ध्यान देना। आया समझ में क्या क्या करना था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये कौन सी साइड पाया जाए, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। और गैल्वेनिक सेल हम जब भी बनाएंगे याद रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा ऑलवेज ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह ही काम करेगा, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड लिखा जाएगा वो ऑलवेज क्या, रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। इस साइड वाला जो लिखा जाएगा, जो भी आपको ऐसा बना के दे दिया जाए शॉर्ट में, हमेशा याद रखना जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हाफ सेल है वो ऑक्सीडेशन का ही काम करता है ऑलवेज, और ये रिडक्शन का काम करता है ऑलवेज। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है सब। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर बताओ, अगर करंट का फ्लो होता जा रहा है, समय के साथ जिंक का जो रॉड है या फिर जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, कॉपर का जो रॉड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इनकी जो मोटाई है जितनी है उतनी ही रहेगी या फिर वो बदलेगी, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बदलती है। अब बदलने में क्या, मोटाई बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। अगर जिंक की रॉड के बारे में पूछा जाए, इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी या फिर घटती जाएगी,
तो आप बताओगे यहाँ होता क्या है, जिंक से वो Zn2+ आयन बनाता है जो कि सोल्यूशन में चलाते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे Zn जिंक की जो रॉड है वो धीरे धीरे पतली होती चली, जैसा लगता है वो गलता चला जा रहा है, वो रिड्यूस होता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन कॉपर वाली रॉड पे आप क्या देख रहे हैं बताओ, यहाँ पर कॉपर की रॉड जो थी वो तो थी ही, और साथ साथ यहाँ पर जो कॉपर 2+ आयन थे वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉपर सॉलिड बन के इसके ऊपर बैठने लगते हैं। और जब ऐसा करते जाएंगे तो आप क्या बताएंगे वहाँ पर बताओ, तो आप बताओगे इसकी मोटाई जो हो जाएगी वो बढ़ती चली जाएगी, किसकी, कॉपर वाले रॉड की, ठीक है। तो इधर आप देख रहे हैं, इस बात का भी हर कोई ध्यान देगा, कॉपर कैथोड की तरह काम कर रहे हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। देखो आगे चल के मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आप ये देखेंगे कैथोड के ऊपर नेगेटिव और एनोड के ऊपर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं कि हमने एग्जाम पढ़ लिया वही सब जगह मिलेगा, बस ये हमें ध्यान देना है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा एनोड होगा, जहाँ पर रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा हो जाता है, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसका प्रोसेस भी तो अलग है। तो अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आप बताओगे एनोड पे कौन सा चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में, नेगेटिव, और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्यों आता है वो सारी चीज़ आपको पता चला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहता है, ओवरऑल नेगेटिव, यहाँ पर इसकी तुलना में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम दिख रहे थे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चलिए हो गया इतना। अब यहाँ पर ये जो सेल है, सवाल आता है क्या अब जब बार बार हम ये सेल बना के पढ़ेंगे, नहीं, बस हमें यहाँ पर पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है। अब इसी सेल को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसके लिए इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मेन रिएक्शन से यहाँ पर लिखता हूँ। मेन रिएक्शन क्या थी अगर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपको अगर वहां पर समझ में आया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वहां पर आपने देखा Zn सॉलिड Zn2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, और रिडक्शन हाफ सेल की अगर बात करते हैं वहां पर क्या हो रहा था, Cu2+ एक्वस वो क्या कर रहा था, यही 2 इलेक्ट्रॉन को जो ये निकालता था वही 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता था, ठीक है, और क्या बना लेता है यहाँ पर, कॉपर सॉलिड बना लेता था। फिर मैंने कहा करंट के फ्लो के लिए जो रिएक्शन जिम्मेदार थी उसको कहते थे भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन जिम्मेदार थी, रेडॉक्स रिएक्शन। और वो कैसे आएगी, जब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो अब आप बताओगे यहाँ पर Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, अब ये क्या करेंगे यहाँ पर, अब बताओ Zn2+ एक्वस प्लस यहाँ पर Cu सॉलिड, ऐसे हो जाता है। जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। अब अगर मैं जो ये सेल था, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, उस सेल को हम कैसे लिखेंगे ये ध्यान देना। मैंने कहा था एक ऑक्सीडेशन सेल था, एक रिडक्शन सेल था। ऑक्सीडेशन कौन सी साइड था बताओ, लेफ्ट साइड था, और रिडक्शन राइट साइड था। और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सेल को जब लिखते हैं ऐसे Zn लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर Zn सॉलिड, फिर एक लाइन खींचेंगे, और Zn किस में पहुँचता था भाई, Zn2+ में, ठीक है, वो एक्वस होता था। इसकी कंसंट्रेशन लिखिए, जो आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी। चलो अगर आप कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकता है, मैं 1 मोलर लिख दे रहा हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा वो किसके साइड का लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखा है। फिर यहाँ पर 2 लाइनें खींची जाएंगी ऐसे। अब उसके बाद हम इधर की घटना किसका, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, राइट हैंड साइड वाले को बताएंगे। और राइट हैंड साइड क्या होता था, रिडक्शन होता था। यहाँ पर आप देखेंगे Cu2+ आयन जो कि एक्वस फॉर्म में, उसकी भी कुछ कंसंट्रेशन होगी, 1 मोलर ऐसे लिख देते हैं। फिर एक लाइन खींचते हैं और किस में चला जाता है, Cu सॉलिड में, ऐसे ये हो जाता है। इसको कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऐसे इसको दिखाया जाता है। अगर इतना लिख दिया गया तो जो भी मैंने पूरा सिस्टम बनाया था, वहाँ पर 2 हाफ सेल सोल्यूशन लिया था, उसमें ये सारी चीज़ें भरी थी, तो उसी को हम शॉर्ट में ऐसा दिखाता है। ये आपको देख रहे हैं आप, ये कौन सी साइड है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखा गया है, और ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा जब भी कोई सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है वो हमेशा ऑक्सीडेशन की तरह ही काम करता है। ये 0 से 2+ में जा रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर 2+, ये 0 जा रहा है, राइट हैंड साइड रिडक्शन। अच्छा, बीच में 2 लाइनें क्यों खींच दी गई पता है,
ये दो लाइनें किसको बताता है? सॉल्ट ब्रिज को बताता है कि वो दोनों इंटरनली एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं। आया समझ में? साथ ही साथ मैंने कहा था जिंक की रॉड के ऊपर नेट आपको कौन सा चार्ज, देखिए वहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे थे। और कॉपर की रॉड पे आपको क्या मिलता था? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे अगर इसको दिखाना हो तो हम यहाँ पर किसी भी सेल को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, हो सकता है अगर आप कोई बुक लगा रहे हैं या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिला हो या फिर मिलेगा, सेल का रिप्रेजेंटेशन तो ये है, जिसको भी लेफ्ट साइड लिखा गया वो ऑक्सीडेशन की तरह ही काम कर रहा है। कभी कभार क्या हो जाता है ना, जैसे आप देख रहे हैं 0 से +2 जा रहा है, आप खुश हो गए, ये तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, 2 से 0 है, रिडक्शन हो रहा है। कभी कभार ऐसा लिख देते हैं कि इसको कह देते हैं 2+ से 0 लिख देते हैं, यहाँ पर भी रिडक्शन लिख देते हैं, यहाँ पर भी रिडक्शन लिख देते हैं। अब सवाल आता है अब क्या करोगे आप? जैसे एक पल के लिए मैं लिख ही देता हूँ आपको यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ पर आपको ऐसे लिख दिया Zn 2+ से यहाँ पर Zn लिख देता है, फिर ये दो लाइनें खींच करके Cu 2+ से अब Cu लिख दिया। अब आप क्या करोगे बताओ? यहाँ पर आप बताओगे ये भी 2 से क्या हो रहा है? 0, ये भी 2 से 0 हो रहा है। अब क्या दोनों का रिडक्शन हो रहा है? भाई दोनों का रिडक्शन हो जाए, दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाए, इससे करंट का फ्लो थोड़ी ना हो पाएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने लगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगे, तब प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो पाएगा? तो अब अगर कभी ऐसा आपको देखने को मिले, बाई चांस कभी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ पर सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया, ऐसे कुछ दे दिया, तो उसमें डरना नहीं है, ठीक है। बस वहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि भले इनको रिडक्शन की तरह दिखाया है, लेकिन उसने लिखा इसको कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। और याद रखना गैल्वेनिक सेल की ये खास बात है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल ही है, भले आपको वहाँ पर डराने के लिए कुछ गलत तरीके से यहाँ पर लिख दिया जाए। और ऐसे जो राइट हैंड साइड लिखा गया है, ठीक है, हमेशा याद रखना वो रिडक्शन हाफ सेल ही होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। भले यहाँ पर रिडक्शन तो आपने कहा इधर लिखा गया, इसका मतलब हमें भले उल्टा करके लिखा गया, हम ये समझेंगे यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, और ये राइट हैंड साइड लिखा गया तो कॉपर का रिडक्शन। आया समझ में? तो जो मैंने आपको पूरा सेटअप बनाया यहाँ पर, उसको शॉर्ट में लिखा जाए तो ये उसका तरीका होगा। और यहाँ पर आगे चल के आपको ये भी ध्यान देना आखिर कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। जिंक ने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? 2, और कॉपर ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? तो इनके लिए जब n फैक्टर की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर कितने इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो अब जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाले जा रहे हैं, कितने एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, वह उनके n की वैल्यू होगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सेल को कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं। चलो अब कहता है अ गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप होता है दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और किसके द्वारा? बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। पूरा एक बार सेटअप आप बना दो, केमिकल रिएक्शंस अपने आप होती रहेगी, ठीक है। इसलिए कहता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ये क्या कर जाता है? गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहते हैं द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी इज इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती है वहाँ पर। फिर बताया गया अ गैल्वेनिक सेल हैव अ 2 हाफ सेल। गैल्वेनिक सेल में आपको 2 हाफ सेल देखने को मिलेगा, ऐसा समझ में? दैट इज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड अ रिडक्शन हाफ सेल। एक होगा जिसको हम कहेंगे भाई ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और एक ऐसा होगा जिसको कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल है। ईच हाफ सेल कंटेन अ मेटल रॉड प्रेजेंट इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जनरली मेटल साल्ट सोल्यूशन। प्रत्येक हाफ सेल में उसी का साल्ट का सोल्यूशन होगा, उसी का मेटल का रॉड होगा। जैसे जिंक सल्फेट में किसका था? जिंक का। कॉपर सल्फेट में किसका था? कॉपर का। तो ये आपको बता रहे वहाँ पर मेटल की रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। यहाँ पर बना था, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको बताया आखिर कैसे जिंक की रॉड से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। आप बताओ Zn2+ सोल्यूशन में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जा रहे थे। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन क्या चलता था? करंट चलता था। ये सारी चीज़ें थी, साल्ट ब्रिज था, क्या क्या होता था वहाँ पर। ये एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल। कॉपर का अगर आपसे पूछा है जिंक को एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल और कॉपर का रिडक्शन हाफ सेल की तरह किसने सेट किया था? डेनियल ने इसका यूज़ किया था। इसको कहते हैं डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। चलो अब इसी में जितना मैंने आपको पढ़ाया बस थ्योरी वाले पोर्शन आप कंप्लीट करो, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। कह रहे व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड,
जब हम सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं तो क्या होगा, गैल्वेनिक शेल इज वर्किंग फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। गैल्वेनिक शेल काम करना शुरू करता है जब सर्किट को एक्सटर्नली और इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं, तो वो काम करना शुरू करता है। और क्या क्या करेगा, आपको कहते हैं इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिंक रॉड लूजेस इट्स मास। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक अपने मास को धीरे धीरे खोता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो Zn से Zn2+ बनता जा रहा है। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो पतला होता चला जाएगा। वाइल कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन इंक्रीजेज इन सोल्यूशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि Zn2+ की आयन सोल्यूशन में बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। और आपको बताया गया यहाँ पर एट एनोड, अगर वही एनोड की बात करते हैं, एनोड पे क्या होता था, Zn से क्या बन जाता है Zn2+, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और फिर इन रिडक्शन हाफ शेल दूसरे वाले में कॉपर रॉड गेन्ड इट्स मास। कॉपर का जो रॉड है वो धीरे धीरे मोटा होता चला जा रहा है, अपने मास को गेन करता जा रहा है धीरे धीरे। एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ डिक्रीजेज इन सोल्यूशन ड्यू टू रिडक्शन। क्योंकि आपको पता है Cu2+ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉपर रॉड के ऊपर जाकर के इकट्ठा हो जा रहा है Cu सॉलिड बन करके, और जिसकी वजह से सोल्यूशन से इनकी आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। फिर आगे कह रहे देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है। देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चलता था। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलता था, अब बताओगे एनोड से कैथोड, यही तो जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड तक इलेक्ट्रॉन, और इसका जस्ट उल्टा कहाँ पर करंट, कॉपर से आप बताओगे यहाँ पर जिंक, या फिर कह सकते हैं कैथोड से एनोड। हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से क्या हो जाता है, लो की तरफ जाता है। तो इसलिए कहा जाएगा कि अगर हम बात करते हैं फ्लो कैसा होगा, कैथोड मतलब हाई पोटेंशियल टू एनोड लोअर पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा, मतलब आप बताओगे कैथोड से करंट फ्लो करना शुरू करेगा और जाएगा कहाँ पर, एनोड पे जाएगा, ठीक है। बताया गया बोथ हाफ शेल सॉल्यूशन रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों होते हैं न्यूट्रल, ड्यू टू आयंस ऑफ साल्ट ब्रिज। दोनों ही हाफ शेल में आप बताओगे वहां पर आयंस, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ शेल चाहे रिडक्शन में, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। कैसे न्यूट्रल हो जाते हैं वो बताओ, अब बताओ, क्योंकि वहां पर न्यूट्रल करने के लिए क्या लगाया गया है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। कह रहे द नेट सेल रिएक्शन इज सम ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो नेट जो सेल रिएक्शन है दोनों हाफ सेल का सम होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हो जाता है। तो इसीलिए अगर वहां पर मेन रिएक्शन हमसे पूछी जाए भाई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये Zn जा रहा है Zn2+ में, Cu2+ जा रहा है Cu। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको बताया जा रहा है, इट इज अ यू टाइप ट्यूब। यू शेप का एक ट्यूब होता है, कंटेनिंग कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ इनर्ट, कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पर भरे जाते हैं, जैसे K2SO4, KCl, KNO3, NH4NO3। आपको बताइए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरे जाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला जा रहा है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पर होने चाहिए जो किसी से रिएक्शन से ना करे। ऐसा लगा पता चले कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे रिएक्शन, या फिर जो आयंस बन रहा है उसके साथ रिएक्शन करे, बस उसको केवल न्यूट्रलाइज करे, उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने का ही काम करें। इसके अलावा ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ रिएक्शंस करके कोई गैस इवॉल्व करने लगे, कुछ और करने लगे, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का ही यूज़ करते हैं। बताया गया आयोनिक वेलोसिटी ऑफ आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी सेम और नियरली सेम। कह रहे हैं कि आयनिक वेलोसिटी जो आयंस, जैसे कि जिंक के आयन Zn रॉड से जितनी तेज़ी से सोल्यूशन में आ रहे हैं उतनी ही तेज़ी से आपका जो सॉल्ट ब्रिज है वो एनायन को वहाँ पर भेजे, और ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आयनिक वेलोसिटी लगभग आप बताओगे वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट से, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस आ रहा है और जो वहाँ पर मेटल की रॉड से जो आयंस आ रहा है, ठीक है, उनके बराबर ही होता है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं। कह रहे पहली बात तो भाई सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। कौन? आपका सॉल्ट ब्रिज। और कह रहे सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ शेल पासिंग अपोजिट चार्ज है। कह रहा है कि दोनों हाफ शेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जहाँ पर प्लस बढ़ रहा है वहाँ पर माइनस वाला, जहाँ पर माइनस बढ़ रहा है वहाँ पर प्लस वाला भेज देता है, अपोजिट चार्ज भेज करके उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है।
और एक लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी गई, यहाँ पर लिख दिया गया है, कह रहे नोट करके, समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स डिप इन सेम इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन एंड इन सच केसेस वी डू नॉट रिक्वायर्ड साल्ट। अगर कह रहे कुछ ऐसा हो जाए, मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रोड एक ही साल्ट के सोल्यूशन में से डिप कर दिए गए, ठीक है, ऐसे, तब वहाँ पर हमें कोई भी सॉल्ट ब्रिज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा बता रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। वैसे हम लोग जितना यहाँ पर पढ़ेंगे सब जहाँ सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ गैल्वेनिक सेल के बहुत सारे टाइप्स हैं ना, कुछ ऐसे भी बनते हैं जहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये आपको बताया गया वहाँ पर। चलो अब सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल का। कहता है द गैल्वेनिक सेल और अ हाफ शेल एंड कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर हम यहाँ पर बात करने वाले। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ शेल की ये घटना है, ठीक है, Zn से Zn2+ जाना और Cu2+ से Cu में जाना, ये घटना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हुआ क्या, 0 से 2+, अगर इसको लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं, Zn से Zn2+ होना और 2 से क्या हो जाना 0, तो कह सकते हैं Cu2+ से Cu हो जाना। ये हमारी मेन रिएक्शन है, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, जो मैंने सेल पढ़ा है उसी पे अभी तक बात हो रही है। अब इसको जब सेल में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं Zn से एक लाइन खींची गई, फिर Zn2+, फिर Cu2+ से क्या किया गया, Cu किया गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए माइनस से, यहाँ पर माइनस जो लिखा गया है वो कहाँ से आया, क्योंकि आपके इसको इलेक्ट्रोड के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, और वैसे ये तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो जिंक आयन पाया है उनका 0 ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर 2+, यहाँ पर 2 से ये 0 हो रहा है, ठीक, ऐसे आपको बताया गया। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो 2 लाइनें खींची गई किसको बता रहे हैं, ये 2 लाइनें आप बताओगे यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर ये लाइनें बताता है इधर वाला जो चीज़ है वो रिएक्टेंट है, इधर वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पर इधर वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट है, ऐसा रहता है। लेकिन कभी भी अगर यहाँ पर इसको चेंज करके Zn2+ से Zn लिख दिया जाए, लेकिन डरना नहीं है, आप हमेशा याद रखना ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल ही है आपका, ठीक है, और इधर वाला क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है, ऐसा कुछ वहाँ पर होता है, समझ में। और n यहाँ पर बताया कि n फैक्टर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है। अगर हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, यहाँ पर आपको बताया 2 से 0 और 0 से 2, मतलब n का यहाँ पर मतलब n बराबर बताओगे 2 का चेंज आ रहा है, ठीक है, कितने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, उसी को हम n फैक्टर भी कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताओ, इन वोल्टेइक और गैल्वेनिक शेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन का पूछा जा रहा है ना कि करंट का। इलेक्ट्रॉन आपको पता है एनोड से एक्सटर्नल सर्किट से होते होते कहाँ पर पहुंचा, कैथोड पे पहुंचा, बस यही तो लगाना है। कह रहा है कि एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। अब बताओ कि पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, एनोड से चल करके कैथोड पे जाता है, वो भी एक्सटर्नल सर्किट से होकर के जाता है, इसी के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। लेकिन आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछा गया था तो आप इलेक्ट्रॉन का बताओगे वहाँ पर, आए समझ में। चलिए अभी तो मैंने केवल आपको सेल के बारे में बताया, जहाँ पर आपको बताया कि ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, उसमें क्या घटना घटेगी, आखिर कैसे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, पहले ये हम माने, फिर उसके बाद इसमें जब प्रोड्यूस होगी कितनी प्रोड्यूस होगी, कितना वोल्टेज होगा, कैसे वोल्टेज निकाला जाएगा, क्या होता है, वो सारी कहानी यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें। तो बस ये था कि आपको ये तो बिलीव हो जाए कि हाँ सच में कैसे हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, कैसा सेटअप वहाँ पर बनाया जाता है। तो चलिए अब इस कहानी को और आगे लेके चलते हैं और वहाँ पर कुछ नए टर्म्स हम लोग सीखते हैं। तो एक नया टर्म्स यहाँ पर आता है जो कि यहाँ पर पूरा लास्ट तक चलता रहेगा, नाम है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर समझना है तो आपको ऐसा कुछ समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, और जब बीकर लेते थे और उसमें हम क्या करते हैं, मेटल की रॉड को डिप करते हैं, और यहाँ पर साल्ट का सोल्यूशन। अगर आप इससे पहले जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो पूरा सेल बनाया वहाँ पर, उसमें देखोगे तो आपको ये बताया जाता है जब मेटल की रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो मेटल की रॉड सॉल्ट के सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव चार्ज रखने लगती है या फिर नेगेटिव चार्ज रखने लगता है। अगर जिंक इलेक्ट्रोड को आप सोचो तो जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आया था और यहाँ पर Zn2+ आयन मतलब पॉजिटिव आयन इसमें कूदने लगे थे, ऐसे ही तो था।
तो आप ऐसा देखेंगे कि जो मेटल की रॉड जब उसी के साल्ट के सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो मेटल की रॉड क्या करता है, या तो इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज रखने लगता है तो नेगेटिव चार्ज। जैसे कॉपर वाले में देखो, कॉपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आया था और सोल्यूशन में ज़्यादातर आपको कौन सा एनायन ही दिख रहे थे। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता था। तो आप बताओगे या तो पॉजिटिव चार्ज रखने लगता है तो नेगेटिव। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये मेटल की रॉड नेगेटिव चार्ज रख रहा है और सोल्यूशन में क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसको चारों तरफ से यहाँ पर कवर किए हुए हैं। और आपसे अगर पूछा जाए नेगेटिव चार्ज है और दूसरा कौन पॉजिटिव चार्ज है, अगर दो चार्ज पास पास रखे हों तो वैसे भी आप जानते हैं फिजिक्स में वहाँ पर क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि जब मेटल की रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो साल्ट का सोल्यूशन है तो पॉजिटिव चार्ज रखने लगता है और मेटल को कहता है कि तुम नेगेटिव चार्ज रख लो, या फिर साल्ट का सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज रखेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज रखने लगता है और जिसकी वजह से ये अपोजिट चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है और उसी पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इसको जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो यहाँ पर हम इसको ई से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात चल रही है। आया समझ में क्या हो जाता है। चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको हिंदी इंग्लिश में मिला करके देखो। जब किसी मेटल की रॉड को उसी मेटल के साल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो मेटल की रॉड सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव चार्ज बियर करती है या तो नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण मेटल रॉड और सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जिसको हम क्या बोलते हैं वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं। आया समझ में। तो चलो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। इसको दिखाने की बात आती है तो हम ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और कहता है कि अगर एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापते हैं तो केवल हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है भाई, क्या होता है यहाँ पर बताइए। एट 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी टेम्परेचर रखा जाए, जो आयंस वहां पर मौजूद होंगे उनकी कंसंट्रेशन कितनी हो 1 मोलर, तब क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ शेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको केवल ई नहीं, उसको पूरे इज्जत के साथ ई नॉट कहेंगे। आया समझ में। तो अगर आप 1 मोलर कंसंट्रेशन 25 डिग्री सी टेम्परेचर देते हैं, अब इसको ई ने अब क्या लिखते हैं वहां पर ई नॉट, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से उसको जाना जाएगा। चलिए अब सवाल आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर मैं कह दूं चलो इसको हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकते हैं। तो आप खुद बताओ, जब मैंने आपको ये पूरा सेल बना के कंप्लीट सेल बना के दिखाया तो एक राइट साइड था, एक लेफ्ट साइड हाफ सेल रखा था। तो आपको पता है कि जैसे कि अब जिंक वाले को सोचो, जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ। अगर यहाँ पर बोला जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप तो हुआ, लेकिन इस सेल में क्या घटना घट रही थी, आप बताओगे ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्या हो रहा था भाई, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप हुआ वो ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ। ऑक्सीडेशन होता गया, Zn2+ निकल के सोल्यूशन में आ गए और मेटल रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज हो गया मेटल की रॉड और सोल्यूशन में Zn2+ आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल डेवलप हो गया। ऐसे अगर बात करते हैं कॉपर वाले में चले जाओ, जहां पर रिडक्शन Cu2+ आयन आकर के क्या कर रहा था, रॉड के ऊपर बैठता जाता था, जिसकी वजह से नेट वहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता था और सोल्यूशन में SO4 घूमते हुए दिख रहे थे। और यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ कि जो पोटेंशियल आपको देखने को मिला, बताओगे यहाँ पर रिडक्शन हुआ। इसीलिए जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आती है तो केवल दो ही तो प्रोसेस हमने पढ़े, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो किसी भी हाफ सेल में या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको कहेंगे भाई, एक अच्छा नाम दे इसको, कहो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं और रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका मतलब अगर हम इसको टाइप में बांटते हैं, दो टाइप में, तो ये पहला टाइप कहलाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो चलो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप को कह रहे हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे, ठीक है। और कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापा जाता है उसे को हम कहते हैं भाई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है।
अच्छा, ऑक्सीडेशन में अगर कोई घटना घटेगी तो क्या घटेगी? अब बताओगे M नाम का कोई मेटल हो, वो जीरो ऑक्सीडेशन से किसी M+N में चला जाएगा, कुछ प्लस चार्ज आएगा उसके ऊपर, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना प्लस चार्ज। ओवरऑल ये घटना क्या, जीरो से प्लस में जाना, ऑक्सीडेशन। और जब हमसे पूछा जाए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख के दिखाओ, तो हम कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हम यही कहेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, E लिखेंगे, E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, M जब M+N में जा रहा है तो M, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे उसका प्रोडक्ट साइड जो भी फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, याद रखना, ये इधर की घटना होगी जो रिएक्टेंट साइड था वो क्या था, और इधर की घटना मतलब जब प्रोडक्ट बना तो किस रूप में। आप देख रहे हैं M जीरो से M+N में आ रहा है। अगर कभी आपको ऐसा मिले E लिख करके यहाँ पर M से M+N मतलब कोई मेटल हो, फिर इधर लाइन खींचने के बाद उसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला फॉर्म लिखा जाए, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल OEP को बता रहा है। और जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जिंक का एग्जांपल, हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अगर जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर नॉट लिख दिया। बताओ नॉट कब लिखा जाता है? स्टैंडर्ड कंडीशन में। कह रहे कि Zn 0 से Zn2+ जाने पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कि वो फिक्स कंडीशन पे, और फिक्स कंडीशन पे इसको नापा जा चुका है। इसकी वैल्यू जो देखी गई एक्सपेरिमेंटली वो है 0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू पूछी जाए ये जिंक की कौन सी वैल्यू है, जब 0 से 2+ गया तो उसके E0 की वैल्यू इतनी है, तो बताओ कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि जिंक का क्या हो जाता है वहां पर, Zn से Zn2+ मतलब ऑक्सीडेशन होता है। क्या हो जाता है इसका, ऑक्सीडेशन। आ समझ में? ऐसे और भी किसी का भी एग्जांपल आपको दे दे, मान लेते हैं हाइड्रोजन का, ये क्या पर हो बताओ, जब H2 के फॉर्म, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, और 2H+ बना लेते हैं, 0 से 2H+ बन गया, क्या हो जाता है इसका, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आप बताओगे E 0 से H+ जाने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसको कहेंगे, जो भी आपने यहाँ पर नापा होगा इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी कैसे लिखा जाएगा, कैसे पहचानेंगे यहाँ पर जो वैल्यू लिखीगी वो ऑक्सीडेशन की है कि रिडक्शन की, फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है वो तो आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर बस ये 0 से मतलब कम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा ऑक्सीडेशन लिखा जाए, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन की घटना की बात कर रही है। जाहिर सी बात, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब दूसरा आपको यहाँ पर बताता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो आप तुरंत के तुरंत बताओगे भाई, जब ऑक्सीडेशन वाले सेल में जो पोटेंशियल होता था उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे रिडक्शन वाले सेल में जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब आप बताओगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और रिडक्शन वाले में आप खुद बताओ क्या होगा, कोई प्लस, कोई मेटल प्लस M से क्या हो जाएगा, किसी प्लस ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हो जाएगा, कम ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर 0 होगा। यही तो होता है, यहाँ पर ये इतने से क्या हो जाता है, 0 हो जा रहा है। अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में था, अब यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इसका जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, E+N से कहाँ पर लेके जाएंगे, M0 पे लेके जाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, आया समझ में? तो ये हो जाएगा E M+N से M में जाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको कहा जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फिर से कॉपर का। कॉपर का यहाँ पर नॉट लगा, इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करता है। कॉपर का स्टैंडर्ड कंडीशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता है वो आपको ये कहता है E0 से Cu2+ से जब Cu जाया जा रहा है तो यहाँ पर 3.4 वोल्ट है। कितना आया, 3.4 वोल्ट आता है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, 2 से 0 हुआ है, और यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है वो यही होता है, Cu2+ आपका एक रिएक्टेंट का काम करेगा और Cu कॉपर क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्ट का काम करता है। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, आप समझ लो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन हाफ सेल, वहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहाँ पर ऑक्सीडेशन उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे हाइड्रोजन का जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, H+ आयन इसका H2 में कन्वर्ट होता है। आगे सारी चीज़ें देखेंगे, अभी तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, ये रिडक्शन है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 2+ से, या फिर कह सकते हैं 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 लेंगे, और यहाँ पर फाइनली बनाते हैं H2। आप खुद देख रहे हैं प्लस से 0 होने का मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। इस दौरान जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका नापेंगे उसको क्या बोलेंगे,
रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो बताइए आपने क्या समझा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लोग सीख लेते हैं। अगर हमसे कहता है अब पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अगर मैंने आपको बताया यहाँ पर याद रखना ई नॉट Zn से Zn2 प्लस की जो वैल्यू आई है एक्सपेरिमेंटल 0.76 वोल्ट है, ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन की वैल्यू। कल को आपसे कहते हैं कि मुझे ये काम करो, जिंक के रिडक्शन की वैल्यू बता दो, अब क्या होगा, Zn2 प्लस से अगर हम क्या करते हैं उसको Zn पहुंचा देते हैं, तो आप बताओगे ये माइनस में क्या हो जाएगा 0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या समझे आपने, अगर सेम इलेक्ट्रोड है जो उसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू आई है, सेम वैल्यू उसके रिडक्शन की भी आएगी, बस साइन बदल जाएगा। ऐसे अगर कोई रिडक्शन की वैल्यू होती उसको ऑक्सीडेशन में चेंज करते तो वैल्यू सेम रहती, बस क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देखें यहाँ पर, ई नोट अगर मैं कह दूँ Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, इसकी वैल्यू कॉपर की 0.34 वोल्ट आया। अगर कल को हमसे बोल दिया जाए Cu से हमें क्या करना है, वहाँ पर इसको Cu2 प्लस में लेके जाना है, मतलब इसका क्या कर देना, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 0.34 वोल्ट, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सिंपल सा, कि अगर फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है तो उसके ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर होगा, बस वहाँ पर क्या आ जाता है, साइन आ जाता है नेगेटिव। आप यहाँ पर केवल ऑक्सीडेशन लिखा गया, आप चाहे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बराबर होगा, बस साइन बदल देना। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाता है, आपको होता है प्लस होगा तो मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देगा, माइनस होगा तो उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देता है, आया समझ में। तो ये चीज़ें यहाँ पर आती है। जैसे यही आपको एग्जांपल बताएगा, जिंक के ऑक्सीडेशन का बताया गया प्लस 0.76 है और उसके रिडक्शन का क्या माइनस में 0.76 हो जाता है, और कॉपर का भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और ये सब चीज़ें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बेसिक है, आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पर इन सब का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करेंगे वहाँ पर, आया समझ में। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कन्वर्जन देखते हैं, और यहाँ पर एक IUPAC का कन्वर्जन है, कन्वेक्शन है, जो आपको ध्यान देना है। अगर बाई चांस हम कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ पर हमें ये बताना भूल जाए कि ये ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है, कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है। अब आप तो कहोगे भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है, तो आप क्या मानोगे, क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर। तो याद रखना, वहाँ पर जब कुछ भी ना बताया जाए तो IUPAC कन्वेक्शन है कि वो कहता है कि भाई अगर दिया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर पूछा गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका अगर वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो रिडक्शन वाला ही होगा। क्या समझा आपने, कुछ नहीं दिया है, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना भूल गया है या फिर नहीं बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो किसका है, वो केवल और केवल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही बात कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना वहाँ पर। तो बताया गया अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेक्शन गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमेशा वो रिडक्शन का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। कब, ब्रैकेट में लिखता है व्हेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल इज नॉट मेंशन। क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है, तो आप हमेशा वहां पर मान के चलोगे, ठीक है, कि वहां पर क्या हो जाता है, ठीक है, वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होगा। चलिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने इतना सीखा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है, अगर इसकी बात आती है तो वहां पर क्या हो जाएगा। अब बताओगे यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। अभी के लिए आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड आयन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कैसा इलेक्ट्रोड, जिंक की रॉड है कि कॉपर की इलेक्ट्रोड है, कैसा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर, और साथ साथ इसको किस साल्ट के सोल्यूशन डिप किया गया,
क्या उसी के साल्ट के सोल्यूशन में डिप किया गया है या फिर किसी और के साल्ट के सोल्यूशन में डिप किया गया है, तो इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा और कैसे करेगा वहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको नस्ट इक्वेशन आगे एक्सप्लेन करेगा। कहता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सोल्यूशन, ठीक है। तो हम कैसा कंसंट्रेशन 1 मोलर 2 मोलर कितना मोलर कंसंट्रेशन लेकर के चल रहे हैं सोल्यूशन का, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट, हम किस टेम्परेचर पे वहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र कर रहे हैं या फिर क्या सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँ वहाँ पर। इन दोनों इफेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन में, ठीक है। कहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ आयन गिवन बाय नस्ट इक्वेशन। इसको हम कहाँ पर देखते हैं, नस्ट इक्वेशन से उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे बेसिक टर्म्स जो थे वो सारी चीज़ें पढ़ा दी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको वहाँ पर बता दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि अगर दो हाफ शेल होता है वो कैसे मिल करके वहाँ पर कंप्लीट हाफ शेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना करते हैं और अगले लेक्चर पे कैसे हम ईएमएफ हाफ शेल को निकालेंगे और बहुत सारी चीज़ें उसको वहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।